नबी नाम का 15 साल का लड़का जिसकी बहन की तबीयत खराब है, जिसकी बहन की उम्र 12 साल है और वह घर पर पड़ी हुई है। अपनी बहन के लिए खाना लेने के लिए सुबह सुबह 7 बजे वो शहर के एक पॉश एरिया में जाता है और वहां जाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटा देता है। घर के अंदर से एक जवान और खूबसूरत महिला निकल कर आती है जिसका नाम सुमन होता है। वह उससे कहता है कि आपके घर के सामने जो गाड़ी खड़ी है मैं इसको साफ कर दूंगा, आप मुझे खाना दे देना। अब इस बात को सुनकर जो महिला अंदर से निकली थी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते हैं और वो अपने पास से लगभग 50 रुपये निकालती है और उसकी तरफ बढ़ाती है। लेकिन वो लड़का रुपयों को लेने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे खाना ही चाहिए। इस बात को देखकर वह महिला हैरान होती है क्योंकि वह सोच रही थी कि शायद ये पैसे मांगने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहा है, हाथ में कपड़ा ले रखा है। लेकिन ये बात उसकी झूठी निकलती है और उसके बाद जब उससे पूछती है कि क्यों, खाना तुम्हें क्यों चाहिए, और वह बताता है कि मेरी बहन के लिए मुझे खाना चाहिए, तो यहाँ पर महिला की आंखों में आंसू तो आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में ना तो लड़के ने कल्पना की थी और ना ही इस महिला ने कभी सोचा था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। क्या हुआ था और कौन थी वह महिला, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नागपुर जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ उस शहर के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है सुमन। सुमन जो कि अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है तो उसके पिता के पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर जब अच्छा खासा रुपए पैसा होता है तो कॉलेज भी अच्छा होता है और अच्छे कॉलेज में खर्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते हैं। तो जो सुमन होती है अपने पिता के पैसों पर ऐश किया करती थी और ढेर सारा पैसा खर्च किया करती थी। घर की लाडली बेटी थी तो इसी वजह से उसका बड़ा भाई भी उससे कुछ नहीं कहता है और धीरे धीरे जब उसका कॉलेज कंप्लीट होने को होता है तो उसी समय उसे एक अमित नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। अमित जो कि वैसे तो बड़े घर का लड़का था, लेकिन वह देखने में बेहद ही हैंडसम था और इसी वजह से उससे उसे प्यार हो गया था। उसके बाद सुमन जब उससे प्यार करने लगती है तो माता पिता से उससे शादी के लिए बोलने लगती है और जब माँ बाप अमित के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। इसी वजह से माता पिता मना करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी ये लड़का ठीक नहीं है, ये तो गलत तरह की आदतों में सम्मिलित है, नशा वगैरह किया करता है, लड़कियों के साथ घूमा करता है इधर उधर और अवैध संबंध भी रखा करता है। लेकिन जो बेटी होती है उसे अमित पर इतना विश्वास होता है क्योंकि अमित ने उससे पहले ही कह दिया था कि देखो मेरे बारे में चारों तरफ अलग अलग तरह की अफवाहें फैली पड़ी हैं, लेकिन तुम उन अफवाहों पर ध्यान मत देना। और ऐसा ही होता है दोस्तों, वो ध्यान नहीं देती है और अपने पिता से जिद करने लगती है। जब पिता देखता है कि बेटी का जीवन खराब हो जाएगा तो इसी वजह से वह साफ मना कर देता है। लेकिन बेटी जो होती है वो एकदम से अपने पिता से नाराज हो जाती है और खाना पीना छोड़कर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। जब यहाँ पर माता पिता ये देखते हैं कि बेटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वह नाराज है तो उसके बाद बेटी की जिद के सामने माता पिता घुटने टेक देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है बेटे, अगर ऐसी बात है तो हम तेरी उससे शादी करवा लेंगे, जो है वो देखा जाएगा, तू जाने तेरा काम जाने, लेकिन बाद में हमें इस बात के लिए ब्लेम मत देना। तो यहाँ पर सुमन चहकते हुए दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि बस आप एक बार मेरी उससे शादी करवा दो। उसके बाद जो सुमन के पिता होते हैं वो रिश्ता लेकर जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ सेट होता है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सुमन है वो दुल्हन बनकर अपने पति के यहाँ पर जाती है। लेकिन जैसे ही लगभग 6 महीने वो उसके पास रहती है तो यहाँ पर उसे उसके पिता की सारी बातें साफ साफ दिखाई दे रही थी। जो भी पिता ने कहा था, उसका पति रात रात भर घर से बाहर रहा करता और जब आया करता तो नशे में रहा करता और बहुत सारे ऐसे सबूत उसको मिलते हैं जिन सबूतों से ये फिक्स हो जाता है कि यह किसी और लड़की के साथ था। लेकिन यहाँ पर अभी तक वह अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा था। तो एक दिन जब सुबह सुबह वो बिना नशे में रहता है तो उससे पूछने लगती है कि ये बताओ कि तुम रोज के रोज आया करते हो, किन किन लड़कियों के साथ तुम्हारे अवैध संबंध हैं। अब पहले भी वो ऐसे पूछा करती थी लेकिन वो चुप रहा था, लेकिन अब जब शादी को लगभग 8 महीने हो चुके हैं तो अब उससे रहा नहीं जाता और वह एकदम से कह देता है कि हाँ है मेरे अवैध संबंध, बताओ तुम क्या करोगे, तुम्हारे साथ जो कुछ करना था वो तो हो गया है, अब चाहे तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनते ही सुमन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह उससे झगड़ा करने लगती है, लेकिन यहाँ पर उस पर इस झगड़े का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तो साफ बोल देता है कि जिस तरह से मैं रख रहा हूँ अगर उस तरह से रहना है तो ठीक है, वरना दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो और
जो तुम्हें चाहिए, यानी कि तलाक चाहिए तो तलाक ले लो, और मुझ पर केस करना तो केस कर लो, मैं भी देख लूंगा कोर्ट में जो कुछ भी होगा। इन सभी बातों को सुनकर जो सुमन होती है एकदम से वो सुध बुध सी खो जाती है और चुपचाप खड़ी खड़ी उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। लेकिन इतनी देर में जो उसका पति होता है वह वहां से बाहर चला जाता है, और इसके बाद जो सुमन होती है उसके कदम अपने आप वहां से अपने पिता के घर तक के लिए चलने लगते हैं। अब एक ही शहर था और एक ही शहर के दो अलग अलग कॉलोनी में वो लोग रहा करते थे। तो सुमन सुध बुध खोकर पैदल पैदल ही दिन के समय में वहां से अपने पिता के घर पहुंच जाती है, और जैसे पिता इस हालत में बेटी को आए हुए देखते हैं तो पूछते कि बेटी क्या हुआ, तो यहाँ पर बेटी कुछ नहीं बता पाती है। वो अपने दामाद पर फोन करते हैं तो दामाद जो है वो सब कुछ बता देता है कि बार बार ये कहा करती है तो मैंने ऐसे कह दिया। तो पिता समझ जाते हैं कि शायद बेटी के सामने सच्चाई आ चुकी है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत है। उसके बाद वह अपनी बेटी को बिठाते हैं, शांत कराते हैं और पूछने लगते हैं कि बेटी क्या हुआ। तो यहाँ पर फिलहाल बेटी सारा भेद खोल देती है और रो रो कर अपने पिता के गले लग जाती है। यहाँ पर जो पिता वो कहते हैं बेटी हमने तो कहा था लेकिन तुमने ही हमारी एक नहीं मानी, अब देखो आ गया ना सच तुम्हारे सामने। तो बेटी कहती है हाँ पिताजी सच आ गया है और अब मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे इसे तलाक देना है। ऐसा कहकर वह तलाक देने के लिए कहती है, लेकिन जो सुमन होती है उसके दिमाग पर इस बात का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। उसकी खुशी मानो कि गायब भी हो गई हो, क्योंकि उसने उससे सच्चा प्यार किया था और उसने उसे धोखा दे दिया। तलाक हो जाता। तलाक होने के बाद भी सुमन गुमसुम सी रहा करती है और यहीं भुवनेश्वर के अंदर ही, यहीं नागपुर के अंदर ही उन लोगों का एक और मकान है एक पोस्ट एरिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने कई घर ले रखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कभी किसी घर में रह लेते हैं वो, कभी किसी घर में रह लेते हैं। तो उसके बाद जो सुमन है जब उसको उदासी चारों तरफ से घेर लेती है तो उसके बाद वह उस घर में रहने का फैसला करती है जो कि अलग पड़ा हुआ है और उसमें कोई भी नहीं रहता। क्योंकि सुमन को जब भी अपने पिता को देखा करती है तो वो यादें आया करती है, भैया को देखा करती तो भी यादें आया करती है कि इन्होंने मना किया था तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसी गम में डूबकर वह कुछ दिनों तक घर पर रहती है, लेकिन घर पर जब माता पिता कहने लगते हैं कि बेटी शादी कर ले तो उसके बाद वह कह देती है कि शादी तो मुझे जीवन भर करनी नहीं है और मैं तो अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर लूंगी। माता पिता बार बार उसके सामने आया करते तो वहां से छोड़कर वह नागपुर के उस पोस्ट एरिया के उस मकान में रहने के लिए चली जाती है जो कि एक दूसरी जगह था। उसके बाद जो सुमन है वहाँ पर रहने लगती है। उसके पास गाड़ी थी क्योंकि पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा था, तो एक गाड़ी वहाँ पर भी छोड़ दी थी कि बेटी इधर तो उधर कहीं जाना हो तो इस गाड़ी में चली जाया करना। इसके बाद जब सुमन वहाँ पर रहती है और मन में ढेर सारे विचार किया करती है तो कई बार तो उसे लगता है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ऐसी हिम्मत वो कर नहीं पाती है। अब तभी एक दिन की बात होती है, उसे यहाँ पर रहते हुए लगभग 15 से 20 दिन ही बीते थे और 15 से 20 दिन बाद एक दिन सुबह सुबह 7 बजे उसके दरवाजे की घंटी बजती है। अब जैसे वो देखती है कि इतनी बखते इतनी जल्दबाजी में कौन आ रहा है, तो उसके बाद दरवाजा खोलती है तो सामने एक 15 साल का लड़का, हाथ में एक कपड़ा था और एक हाथ में छोटी सी बाल्टी थी जिस बाल्टी के अंदर शायद पानी था। वह खड़ा हुआ था और कहने लगता है कि मैडम आपके घर के सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है क्या मैं इसे साफ कर दूं अगर आप मुझे खाना दे दो तो। इस बात को सुनकर जो सुमन है वो समझने लगती है कि कोई भीख मांगने के लिए आया है, तो अपने पास से 50 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देती है। लेकिन वह लड़का इन पैसों को लेने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैडम मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो खाना चाहिए, खाने की ज़रूरत है, अगर आप कहो तो मैं गाड़ी को साफ कर देता हूं। अब इस बात को सुनकर सुमन को लगता है कि मैं तो इसे बेकारी समझ रही थी, लेकिन ये तो खुददार निकला। तो उसके बाद पूछने लगती है कि खाने की क्यों जरूरत है, इन पैसों से खाना ले लेना। तो वो कहता है कि मैडम अभी सुबह सुबह है तो अभी खाने के लिए कोई जगह होगी नहीं, तो इसीलिए अगर आप दे दोगे, आपके घर में शाम का भी पड़ा हो उसे भी दे देना, उसे ही मैं ले जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो कहने लगती है ले जाना कहाँ पे है, यहीं पर बैठकर खा लो। तो वो कहता है कि मैडम मेरे घर पर मेरी 12 साल की बहन है जो कि भूख से बिलख रही है और उसकी तबीयत खराब है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर सुमन हैरान हो जाती है कि एक 15 साल का भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ कर रहा है, जबकि उन दोनों का तो कोई वैसा नाता भी नहीं है। उसके बाद भी वह अपनी बहन के लिए जिया मरा करता है। वह पूछने लगती है कि सच तो बोल रहे हो कि झूठ तो नहीं बोल रही। तो वो कहता है कि मैडम झूठ क्यों बोलूँगा, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी गाड़ी साफ करने दो और मुझे कुछ खाना दे दो, बहन भूखी है और उसे खाना ज़रूर खाना होगा।
इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वो उसे हाथ से वो कपड़ा लेती है और साथ में जो बाल्टी होती है पानी को उसे लेती है और साइड में रखती है। कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ, चलो मेरे साथ अंदर ही चलो। ऐसा कहकर वह उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। किचन में खड़ी होकर जल्दी से हल्की सी खिचड़ी बनाती है क्योंकि उसने बताया था कि उसकी बहन बीमार है, और उसके बाद कहती है कि चलो मुझे ले चलो। यहाँ पर जो लड़का नवीन होता है वह उसे अपने उसके आगे आगे चलकर उसे एक गरीब बस्ती की तरफ ले जाता है, जिस गरीब बस्ती में बहुत बुरी बदबू आ रही थी। और उस गरीब बस्ती के एक झोपड़े के दरवाजे पर जाकर वो कहता है कि आओ मैडम, यही है मेरा घर और यहीं पर है मेरी बहन। उसके बाद वह जो महिला होती है सुमन, वह उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो सच में वहां पर एक 12 साल की बच्ची जो कि काफी ज्यादा बीमार दिख रही है वो पड़ी हुई थी। अब ये जगह ऐसी थी कि सुमन इस जगह को हाथ तक भी नहीं लगाती क्योंकि वह अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन आज इस बच्ची को देखकर उसे तरस आ जाता है और तभी उसके दिमाग में एक बात चलने लगती है। उसके बाद सबसे पहले तो वो उसे खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उस लड़के से कहती है कि तुमने दवाई नहीं दिलाई। तो वो कहता है कि मैडम मैं तो जैसे तैसे अपना और अपनी बहन का पेट पालने में ही सारा टाइम निकल जाता है, ना ही मेरे पास कोई पैसे होते हैं, तो दवाई भला मैं कहाँ से दिला देता। इस बात को सुनकर जो सुमन होती है वो कहती है कि ठीक है, तो ऐसा करो, इसे मेरे साथ ले चलो, मैं इसे हॉस्पिटल में दिखा देती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर लड़का जो है वो मना कर देता है। कहता है कि नहीं मैडम, देखो हमें आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए और हम एहसान के सारे नहीं जिएंगे। हाँ, अगर आप मुझसे कोई काम करवा लो तो उसके बाद मैं ज़रूर अपनी बहन को आपसे दिखवाना चाहूँगा। तो उसके बाद सुमन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, तुम और तुम्हारी बहन दोनों आज से मेरे घर में रहना और मेरे घर का जितना भी काम है वो सारा तुम्हें करना होगा। तो उसके बाद वो लड़का तैयार हो जाता है और इसके बाद जो सुमन होती है उस बच्ची को अपनी गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद सीधा एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करा देती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद ये कहती है कि चलो अब मेरे घर में मेरे घर का काम करना। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वह नवीन होता है, वह कहता है कि हाँ हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा मैडम। उसके बाद उसके साथ चलने लगता है। बच्ची को वो अपने साथ ले जाती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वह उससे कहने लगती है कि देखो यहाँ पर तुम्हें रहना है और काम के लिए तो काम वाला आया करता है, लेकिन मेरा जो काम है वो तुम्हें एक अलग काम करना होगा। तो बच्चा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम इसके अलावा क्या काम है। तो वो कहने लगती है कि तुम दोनों बहन भाइयों को अब पढ़ाई करनी होगी, तुम पढ़ते नहीं हो ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैडम पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन हमें खाना भी खाना होता है और पढ़ाई कौन सा काम हुआ। तो वो कहने लगती है कि मेरे लिए करना है ये काम, तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और यही तुम्हारा काम है। इस बात को सुनकर नवीन जो होता है वह बैठा बैठा एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और जैसे उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो सुमन झट से उसे अपने कलेजे से लगा लेती है। कहती है कि क्या हुआ बेटा, किस तरह से आंखों में आंसू आ गए, क्या बात है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि आपको देखकर ना मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी यही कहती थी कि अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ना है और मेरा इतना ही ख्याल रखती थी जितना आप रखती हो पिछले उन दिनों से जब से मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी माँ, मेरे पिता, हम दोनों भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। मेरे पिता एक ऑटो चालक थे और एक दिन जब अपनी माँ को लेकर मेरी माँ को लेकर जा रहे थे तो उसी दौरान उनका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के कारण वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमारा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, लेकिन बस्ती के कुछ लड़कों से मैंने सुना था कि अनाथ आश्रम बहुत बेकार जगह हुआ करती है। तो इसी वजह से मैंने 15 साल की उम्र में अपनी बहन का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और कहा कि हम लोग अपने आप अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो इधर उधर कुछ लोगों की गाड़ी वगैरह साफ कर दिया करता हूँ, किसी का कोई काम कर दिया करता हूँ छोटा मोटा, तो उसी से कुछ पैसे मिल जाते हैं और उसी से अपना गुजारा किया करते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद जो सुमन होती है उसकी भी आंखें भर आती हैं और वह भी फूट फूट कर रोते हुए उस बच्चे को फिर से गले लगा लेती है। यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं, दोनों की कहानी एक जैसी ही थी, यानी कि वो भी ज़िंदगी में अकेली थी और ये बच्चे भी ज़िंदगी में अकेले हैं। और जब पहली बार ये उसे मिले थे उस झोपड़ी के अंदर और लड़के की खुददारी देखी थी तो यहाँ पर सुमन ने यही सोचा था कि भाई उसने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाई और किसी के साथ शादी करने का उसका मन भी नहीं है। तो क्यों ना अपनी बची कुछ ज़िंदगी इन बच्चों की सेवा में लगा देती हूँ। ऐसा ही सोचकर वह आज से इन बच्चों को अपने घर पर रखने लगती है और इन्हें पढ़ने का काम देती है। नवीन जो होता है वह पढ़ाई करने लगता है। इधर जो छोटी बहन होती है उसकी आरती, वह भी पढ़ाई करने लगती है। यहाँ पर दोनों बच्चे उसे अपनी माँ की पदवी दिया करते हैं। अब जैसी ये बात सुमन के पिता को पता चलती है कि उनकी बेटी ने 2 बच्चों को अपने घर में रख लिया है और उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती है, तो उसके बाद वो भी वहां पर आकर कहते हैं कि बेटी ये क्या कर रही हो। तो उसके बाद जो सुमन होती है वह उन दोनों बच्चों की पूरी कहानी अपने पिता को भी बताती है और जब पिता इस पूरी कहानी को सुनता है तो उसे भी उन पर तरस आ जाता है। बेटी कहती है कि पिताजी, अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो
ऐसे ही कर लिया, जो मन किया वो कर लिया, लेकिन अब मैं इन बच्चों की देखरेख करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इस बात की अनुमति दे तो, क्योंकि आपके बिना अनुमति के जो भी काम मैंने किया है उस काम में मैं पूरी तरह से फेल ही रही हूँ। इस बात को सुनने के बाद पिता भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम आराम से इन बच्चों की देखरेख करो और कैसी भी परेशानी नहीं है। पिता भी उन बच्चों को उसे देखरेख करने के लिए छोड़ देता है और यहाँ पर सुमन उनकी देखरेख करती रहती है। फिलहाल के समय में जो नवीन है उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है और उसने अपनी स्कूली पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर ली है। इधर यहाँ पर जो आरती है उसकी उम्र 12 साल है और उसकी जो स्कूली पढ़ाई है 12 साल थी और फिलहाल 15 साल है और उसकी जो स्कूली पढ़ाई है वो फिलहाल चल रही है। नवीन जो होता है अब वह कॉलेज के बारे में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है और सुमन उसके लिए अच्छे से अच्छा कॉलेज ढूंढ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, यहाँ पर दो बच्चों की ज़िंदगी कुछ इस तरह से मोड़ लेती हुई एक ऐसी जगह पर आकर पहुँच गई जहाँ पर अब उनके जीवन में बिल्कुल भी कष्ट शायद नहीं होने वाले। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।